हे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बिहार बोर्ड के द्वारा सभी स्टेट का ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी कर दिया है और सभी मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी हम लोग देख चुके हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं सोशल साइंस का मॉडल पेपर में इतिहास का जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का यहाँ पे आसानी तरीके से सॉल्यूशन देखने वाले हैं। साथ ही सभी सब्जेक्टों का आंसर के साथ आप सभी को पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिए मैथ एंड मैजिक टिप्स और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रदान हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, तो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी की गई मॉडल पेपर में जो सबसे पहला सवाल था 2 नंबर वाला, वो सवाल था राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। तो आखिर जान लेते हैं कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता की भावना है जो उनमें परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण की परिणाम को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि राष्ट्रवाद को परिभाषित करना है या सवाल ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रवाद होता क्या है या राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता पैदा करती है या लोगों के बीच एकता की भावना पैदा करती है जो उसमें परस्पर यानी लगातार प्रेम और एकता को स्थापित करती है, प्रेम और एकता संबंध बनाए रखती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल था कि क्रांति के पूर्व यानी क्रांति के पहले रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। यानी जब रूस में क्रांति हुई थी उसके पहले रूस में जितने भी किसान लोग रहते थे उनकी स्थिति कैसी थी, वही इस क्वेश्चनों का आंसर में लिखना होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि क्रांति के पूर्व अर्थात क्रांति के पहले रूसी कृषकों अर्थात रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, यानी बहुत दयनीय हो चुकी थी। वह अपने छोटे छोटे खेतों में पुराने ढंग से खेती किया करते थे। उनके पास पूंजी का काफ़ी अभाव था, यानी उनके पास खेती करने के लिए पैसा नहीं था। करों के बोझ से वे दबे हुए थे तथा कर्ज के बोझ से वो सभी किसान क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे, दबे हुए थे। ये समस्त किसान जनसंख्या का 1/3 भाग भूमिहीन था जिसकी अर्धदसों जैसी थी। ठीक है, तो ये चीज़ था आपको लिखना, क्रांति के पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्रांति के पूर्व रूस में किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वह अपने छोटे छोटे खेतों में पुराने ढंग से खेती किया करते थे। उनके पास पूंजी का काफ़ी अभाव था जिसके कारण किसान कर्ज के बोझ से दबे हुए थे। उसके बाद में अगला जो सवाल था कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल 2 नंबर में पूछे जाते हैं और कई बार मैट्रिक एग्जाम में ये सवाल पूछे भी गए हैं कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि दांडी यात्रा का उद्देश्य कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना तथा ब्रिटिश कानून के भाई को भारतीय जनता के अंदर से निकालना। तो आसान भाषा में समझ लीजिए कि दांडी यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो ब्रिटिश कानून की धज्जियां उड़ाना था। अतः महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। इसे ही दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। अब मैट्रिक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि दांडी यात्रा के दौरान किस कानून को तोड़ा गया था। याद रखिएगा, दांडी यात्रा के दौरान नमक कानून को तोड़ा गया था। उसके बाद में बोला जाएगा कि दांडी यात्रा कब हुआ था। याद रखिए 1930 से लेकर 1932 में एक पूरे भारत में आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जिसे हम सभी भारतवासी सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं, जिसमें समुद्र के पानी से नमक बनाकर और नमक कानून को तोड़ा गया था। उसके बाद में अगला सवाल है गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। आप सभी को मालूम होगा कि गुटेनबर्ग एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने छापाखाना का आविष्कार किया। सवाल ऐसे भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं
कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप सभी को बता दें कि गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था ना, वो जर्मनी में हुआ था। तो सवाल यहाँ पे बोला गया है कि गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया, यानी मुद्रण यंत्र कैसे बनाया। आसान भाषा में इसका आंसर लिखेंगे आप कि गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी के मेज नगर, एक जर्मनी में एक नगर होता है, में कृषक जमींदार परिवार में जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान एवं अनुभव से टुकड़ों में बिक्री मुद्रण कला के ऐतिहासिक शोध का संगठित एवं एकत्रित किया तथा टाइपों के लिए पंच मैट्रिक्स मोल्ड इत्यादि बनाने पर योजनाबद्ध से कार्य आरंभ किया, अर्थात शुरू किया। मुद्रा बनाने हेतु उसने सीसा, टीन और विस्मत मिश्र धातु के उचित मिश्र धातु बनाने का तरीका ढूंढ निकाला। गुटेनबर्ग ने आवश्यकता के अनुसार मुद्रण स्याही भी बनाई थी तथा हैंड प्रेस तथा प्रथम बार मुद्रण कार्य संपादन करने का प्रयोग किया था। इस प्रकार एक से सस्ता एवं शीघ्र कार्य करने वाला गुटेनबर्ग का ऐतिहासिक मुद्रण शोध 1440 ईस्वी में शुरू हो गया था। तो यहाँ पे जो आपके मैट्रिक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बनते हैं, पूछा जाएगा कि गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास किन धातुओं को मिलाकर किया था। तो यहाँ पे आपका आंसर मिलेगा कि गुटेनबर्ग ने सीसा, टीन और विस्मत के मिश्र धातु से मुद्रण यंत्र का विकास किया था। और इसके बाद में पूछा जाएगा कि गुटेनबर्ग का ऐतिहासिक मुद्रण जो शोध था वो किस वर्ष शुरू हो गया था। तो 1440 ईस्वी में हुआ था। और गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था। ये सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था। उम्मीद है कि आप सभी को इसका आंसर मालूम भी होगा। अगर नहीं मालूम होगा तो जान लीजिए कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल नामक धार्मिक ग्रंथ पुस्तक की छपाई किया था। अब सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो आप सभी को बताए हुए हैं कि समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल नामक पुस्तक को कहा जाता है। कि याद रखिएगा, दास कैपिटल नामक पुस्तक। अब सवाल ऐसे भी बनते हैं कि दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने किया था। तो कार्ल मार्क्स ने किया था। और कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी प्रांत की मेघुआ नामक शहर में हुआ था। और दास कैपिटल जो है समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, जो गुटेनबर्ग के द्वारा छापा गया था। और इसकी स्थापना यानी जिसका जो प्रकाशन हुआ था ना, वो 1867 या 68 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में अगला सवाल है कि भूमंडलीकरण को परिभाषित करें। यानी भूमंडलीकरण जो शब्द होता है ये होता क्या है। आसान भाषा में इसका आंसर लिखेंगे आप कि भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा संस्कृति जीवन के विश्वव्यापी समयोजना की एक प्रक्रिया है जो विश्व के विभिन्न भागों के अर्थात अलग अलग लोगों को भौतिक एवं मानव वैज्ञानिक स्तर पर एकत्रित करने का सफल प्रयास करते हैं, उसे भूमंडलीकरण कहते हैं। एक बार फिर से जान लीजिए कि आखिर भूमंडलीकरण शब्द होता क्या है। तो आसान भाषा में लिखेंगे इसे कि भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा संस्कृति जीवन के विश्वव्यापी समयोजना की एक प्रक्रिया है जो विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को भौतिक एवं मानव वैज्ञानिक स्तर पर एकत्रित करने का सफल प्रयास करते हैं, उसे ही भूमंडलीकरण कहा जाता है। उसके बाद में अगला जो सवाल है उसमें 6 में बोला गया है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों किया गया था। आसान भाषा में इसका आंसर लिखेंगे कि कल कारखानों में काम कर रहे मजदूरों के साथ उद्योगपतियों के द्वारा शोषण किया जाता था। इन मजदूरों के साथ हो रहे शोषण को रोकने के लिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। काफ़ी सिंपल इसका आंसर होगा। देखिए अब सवाल यहाँ से ये बनते हैं कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा कि 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था और 1920 ईस्वी में ही खिलाफत आंदोलन हुआ था और 1920 ईस्वी में ही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी।
उसके बाद में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बोला गया था कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और केवल ऐसा बोला जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये 85 में हुई थी, ये आपको भी मालूम होगा। लेकिन बोला जाएगा कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आंसर लिखेंगे आप कब हुई थी, तो 1920 ईस्वी में हुई थी। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी, तो कल कारखाने में काम कर रहे जितने भी मजदूर लोग थे ना, उन सभी मजदूर लोगों को उद्योगपतियों के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा था। इन मजदूरों के साथ हो रहे शोषण को रोकने के लिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उसके बाद में आते हैं हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कितने पूछे जाएंगे आपके मैट्रिक एग्जाम में। तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है वो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से किसी एक प्रश्नों का उत्तर आप सभी को एग्जाम में लिखना पड़ता है। तो आइए इसका आसान तरीके से आंसर देख लेते हैं। पहला जो सवाल है वह है उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, किस प्रकार औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि उपनिवेशवाद होता क्या है। तो उपनिवेशवाद एक ऐसा ढांचा है जिसके माध्यम से किसी देश का आर्थिक और उसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक शोषण तथा उत्पीड़न पूरा होता है, उसे होता है। उपनिवेशवाद वास्तव में साम्राज्य को फलित फूलित एवं विकसित करने का एक तरीका है। तो ये आप जान के कि आखिर उपनिवेशवाद होता क्या है। उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे आप पैराग्राफ चेंज करके कि औद्योगिक क्रांति से उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। इन उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय देशों का बाजार की आवश्यकता पड़ी। इन्हीं आवश्यकताओं ने उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया अथवा भारत में ब्रिटेन का उपनिवेश बना, क्योंकि भारत सिर्फ प्रकृति एवं कृत्रिम संसाधन उत्पन्न करने वाला देश ही नहीं था, बल्कि यह बृहत बाजार के रूप में उपलब्ध या 18वीं सदी तक भारतीय उद्योग विश्व में सबसे अधिक विकसित है। यही कारण था कि पूर्व भारतीय हस्तकला, शिल्प उद्योग तथा व्यापार पर ब्रिटेन का कब्जा हो गया था। अंग्रेज व्यापारी एजेंट की मदद से यहाँ के कारीगरों को पेशगी की रकम देकर उनसे उत्पादन करवाते थे। यह एजेंट की गुमास्ता कहलाता था। उसके बाद में आप सभी लिखेंगे कि मुफ्त बाजार की नीति की वजह से भारत में निर्मित वस्तु पर ब्रिटेन ने भारी बिक्री कर दिया था। भारतीय वस्तुओं को निर्यात पर सीमा शुल्क और परिवहन शुल्क भी लगाया गया था, ताकि भारतीय वस्तु महंगी हो जाए, और वहीं ब्रिटेन वस्तु पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगता था। अतः ब्रिटिश वस्तुओं को भारतीय बाज़ारों में सस्ती बिकने लगी। साथ ही भारत के कच्चे माल का अधिकतम दोहन ब्रिटिश में होने लगा। ऐसी स्थिति में देशों के उद्योग का पतन होने लगा था। सन 1850 ईस्वी के बाद मैनचेस्टर से भारी मात्रा में वस्त्र भारत आना शुरू हो गया था। भारत में कुटीर उद्योग के शिल्पकारों ने एवं काश्तकारों ने ज़्यादा महंगा कच्चा माल खरीदना पड़ रहा था। धीरे धीरे कुटीर उद्योगों को बंद होना शुरू हो गया था। यह शिल्पकार एवं कारीगर खेती करने पर मजबूर हो गए थे। अब जाहिर सी बात है कि जितने भी शिल्पकार और कारीगर थे, जब सभी उद्योग बंद होने लगेंगे तो अपनी आजीविका चलाने के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उन सभी शिल्पकार एवं कारीगर लोग खेती करने पर मजबूर हो गए थे। इस प्रकार भारत में कुटीर उद्योग का ह्रास होने लगा, अर्थात पतन होने लगा। भारतीय इतिहासकारों ने इसे ही भारत के उद्योग के लिए विऔद्योगिकरण की संज्ञा दी है। ब्रिटिश सूती वस्त्रों की खपत 1814 ईस्वी में यहाँ पे दिया है लगभग 1 लाख गज से बढ़कर 1883 ईस्वी में 5 गज हो गया था। 1 गज से बढ़कर लगभग 5 गज हो गया था। दूसरी ओर भारतीय सूती वस्त्र की खपत ब्रिटेन में 12 लाख से घटकर 3,06,000 तथा 1844 ईस्वी में 6300 ही हो गया था। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। सवाल में पूछा जाएगा कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं और औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म कैसे दिया। उसके बाद में ये जो सवाल है आप क्वेश्चन बैंक भी निकाल कर देख सकते हैं कि रूसी क्रांति के कारणों का विवेचना करें। ये सवाल अधिकतम बार मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया है
कि रूसी क्रांतियों की कारणों का विवेचना करें या रूसी क्रांति के 2 प्रमुख कारणों का वर्णन करें। ऐसे सवाल भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आसान भाषा में इसका आंसर लिखेंगे कि रूसी क्रांति के कारण निम्नलिखित है। जहाँ पे हमको कारणों का ही विवेचना करना है तो 4-5 पॉइंट उसका कारण लिख देंगे और क्या करेंगे, उसी का डिस्क्रिप्शन थोड़ा लिख देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले रोमन नंबर 1 में लिखेंगे कि जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। इतना लिखने के बाद आप डैश देंगे। उसके बाद में लिखेंगे कि जार निकोलस द्वितीय कठोर एवं दमनात्मक नीति का संरक्षण था। वह राजा के दैवी अधिकारों के विश्वास रखता था। वह केवल अभिजातीय वर्ग एवं उच्च पदाधिकारों का ही समर्थन प्राप्त था। उसकी पत्नी भी घोर प्रतिक्रियावादी औरत थी। उस समय राष्ट्रपुटीन की इच्छा से ही कानून थी। वह नियुक्ति तथा शासन के अन्य कार्यों में हस्तक्षेप किया करता था। अतः गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वच्छाचरिता बढ़ती गई और जनता की स्थितियाँ दयनीय होती चली। आसान भाषा में जान लीजिए कि जार निकोलस द्वितीय था ना, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, तो उनमें जो भी उसका समर्थन देने वाले लोग थे, जो भी सलाहकार भी लोग थे, वो सभी गलत सलाह दे रहे थे, जिसके कारण वहाँ की जनता की स्थिति जो थी ना वो काफ़ी दयनीय होती चली। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे कि कृषकों का दयनीय स्थिति, यानी कृषकों का दयनीय स्थिति के बारे में यहाँ पे कुछ लिखना होगा। तो आइए जान लेते हैं। सन 1861 ईस्वी में कृषि दासत्व को समाप्त कर दिया गया था, परंतु किसानों की स्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। रूस की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग भूमिहीन हो गया था, अर्थात भूमि से हीन हो गया था, जिसे जमींदारों की भूमि पर काम करना पड़ता था। इन कृषकों को कई तरह के करों का भुगतान करना पड़ता था, यानी कई प्रकार के टैक्सों का भुगतान करना पड़ता था। उनके पास पूंजी का काफ़ी अभाव था, यानी जाहिर सी बात है कृषकों मजदूरों के पास तो पूंजी की काफ़ी अभाव रहेगा और वे लोग कर्ज के बोझ से भी दबे हुए थे। ऐसी परिस्थितियों में किसान के पास क्रांति के अंतिम विकल्प था, यानी ऐसी स्थिति में किसानों के पास क्रांति के सिवा कोई अन्य विकल्प नहीं था। उसके बाद में आइए जान लेते हैं मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों की दयनीय स्थिति क्या थी जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में? तो आप लिखेंगे कि रूस के मजदूर का काम एवं मजदूरी के आधार पर अधिकतम शोषण किया जाता था। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। यह अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल नहीं कर सकते थे और ना ही मजदूर संघ बना सकते थे। रूसी मजदूर पूंजीवादी व्यवस्था तथा जारशाही की निरंकुशता को समाप्त करने के लिए सर्वहारा वर्ग का शासन स्थापित किया। उसके बाद में अगला पॉइंट में लिखेंगे कि औद्योगिकरण की समस्या। आखिर औद्योगिकरण की समस्या कैसे उत्पन्न हुई? आसान भाषा में इसे लिखेंगे कि रूस में राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था। रूस में राष्ट्रीय पूंजी का काफ़ी अभाव था, अतः उद्योग के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ गई। अतः उद्योग का विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए विदेशी पूंजी जो था उस पर सभी भारतीय क्या हो गए, सभी रूसी वाले क्या हो गए, निर्भर रहने लगे। विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे। इसी कारण लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया था। उसके बाद में जापान से पराजय तथा 1905 ईस्वी की क्रांति। तो आखिर जापान से पराजय किसको हुई? 1905 ईस्वी क्रांति के बारे में क्या जानते हैं, वही इसमें लिखना होगा। आसान भाषा में लिखेंगे सन 1905 ईस्वी में रूस जापान में युद्ध हो गया था, जिसमें रूस की पराजय हुई। एशिया में एक छोटे सा देश हो गया था। इस पराजय के कारण रूस में 1905 ईस्वी में क्रांति हो गई थी। इस क्रांति को 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया था। तो यहाँ से 2-3 ऑब्जेक्टिव आपके मैट्रिक एग्जाम के लिए बनाए जाते हैं। पूछे जाएंगे कि सन 1917 ईस्वी में कौन सी क्रांति हुई थी? तो ये बोल्शेविक क्रांति हुई थी। कब हुई थी? तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद में बोला जाता है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो सन 1905 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में बोला जाएगा जापान एवं रूस के बीच हुए युद्ध में कौन सा पराजय हुआ था? तो रूस पराजय हुआ था और जापान की विजय हुई थी। उसके बाद में बोला जाएगा कि रूस और जापान के बीच कब युद्ध हुआ था? तो सन 1905 ईस्वी में हुआ था। तो आज के इस वीडियो में मॉडल पेपर में जितना भी हिस्ट्री से लेकर हिस्ट्री में 1 से 6 तक
और सब्जेक्टिव यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न में 2 क्वेश्चन दिए गए थे। उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम आप सभी को बता दिए हैं। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए जाइए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। उस मोबाइल एप्लीकेशन में ढेरों सारे क्विज बना दिए गए हैं, साथ ही उसमें पीडीएफ प्रदान किया गया है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ साथ नोट्स भी वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।